Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 10th क्लास 9th क्लास आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो गद्य खंड है, ठीक है, गद्य खंड के अंदर से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया। पद्य खंड के अंदर मैंने आपके सूरदास वगैरह, सूरदास, तुलसीदास और देवदत्त जी, इन तीनों की जो व्याख्या आपको FA फर्स्ट के अंदर एग्जाम्स में दिए हैं, वो मैंने चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं किया है, उन सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर ले, सप्रसंग व्याख्याएँ भी करें। नहीं करोगे तो बच्चों लॉस में आ जाओगे। तो प्लीज़ मैं आज भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, हम लोगों ने गद्य खंड शुरू किया था। गद्य खंड के अंदर मैंने आपका चैप्टर था नेताजी का चश्मा, ठीक है, जिसकी कल हम लोगों ने थोड़ी सी रीडिंग की थी। करने के बाद में उस चैप्टर का एक शॉर्ट के अंदर, चैप्टर को हमने शॉर्ट के अंदर शब्दकोश में समझा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके सप्रसंग अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर व्याख्याएँ, है ना बच्चों। एक एक पैराग्राफ दिया गया है और उस एक एक पैराग्राफ मतलब अब स्टोरी जो है पूरी तरह से खुलकर आएगी कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या था, वो वहाँ कैसे जाते थे, जाते समय उन्हें क्या क्या दिखाई देता था, क्या नहीं दिखाई देता था, इस बारे में आपको पता चलेगा। प्लस आपको ये भी बता दूं मैं कि इसके साथ में आपको मालूम है ना, 10th क्लास आपके पेपर के अंदर आती है गद्यांश दिया जाता है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक लिखित गद्यांश। एक आता है पठित गद्यांश और एक आता है अपठित गद्यांश, है ना। ये अपठित तो नहीं है, ये पठित आएगा, चूँकि आपको मालूम है ना 6 या 7 नंबर का आता है ये गद्यांश। उसकी सप्रसंग आपको व्याख्या भी लिखनी होती है, व्याख्या गद्यांश की भी। पद्यांश तो अलग चीज़ है ही है, गद्यांश भी दिया जाता है ना। तो आपको अब एक एक पैराग्राफ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ऐसे मत समझ लेना कि हिंदी है, हिंदी के अंदर तो जैसे चाहेंगे वैसे लिख देंगे। बच्चों हिंदी अच्छों को बिंदी लगा देती है, मालूम है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला पैराग्राफ, सप्रसंग व्याख्या एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी का। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी हैं। ध्यान रखना बच्चों, लेखक का नाम कभी नहीं भूलना है। एक कंपनी के कर्मचारी हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरा करते थे। कस्बे में पक्के मकानों की संख्या बहुत कम थी। कस्बे में बाज़ार कहे जाने योग्य एक बाज़ार था। कस्बे में लड़कों का एक ही स्कूल था, एक स्कूल लड़कियों के पढ़ने के लिए भी था। कस्बे में सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना भी था। 2 बिना छत वाले खुले सिनेमा घर भी बने हुए थे। कस्बे के प्रबंध के लिए नगर पालिका भी थी। नागरिकों की सुख सुविधा के लिए नगर पालिका अपने संसाधनों की सीमा में कुछ न कुछ विकास कार्य करती रहती थी। सड़कों को पक्की कराना, राहगीरों की सुविधा के लिए पेशाब घर बनवाना, कबूतरों के बैठने के लिए छतरियां लगवा देना तथा कभी कभी कवि सम्मेलन करा देना, ऐसे ही कार्य थे। कस्बे की नगर पालिका के सदस्यों के बोर्ड ने उत्साह में आकर या फिर बोर्ड के किसी अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के प्रमुख चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। लेखक कहता है कि नेताजी का चश्मा कहानी इसी मूर्ति को लेकर लिखी गई कहानी में मूर्ति से संबंधित कुछ बातें ही इस कहानी में आई है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चों इन्होंने क्या कहना चाहा, इसमें कुछ हार्ड नहीं बताया गया। इसने बताया कि भाई इस कहानी के जो राइटर मतलब लेखक हैं, लेखक क्या मतलब इसका मुख्य पात्र जो इस कहानी को देख पाए हैं, ठीक है,
कहते हैं ना हीरो होता है, हीरो की तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कहते एक कंपनी हालदार साहब। अब उन्होंने बताया कि एक कंपनी के कर्मचारी हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के किसी काम से एक छोटे कस्बे से गुजरा करते थे। अभी कह रहे हैं कि वो भी कंपनी के एक काम से छोटे से कस्बे में गुजरा करते थे। कस्बे में पक्के मकानों की संख्या बहुत कम थी। कस्बे में बाज़ार कहे जाने योग्य एक बाजार ही था। कस्बे में पक्के मकान, उस कस्बे से गुजरते थे, उस कस्बे के अंदर क्या था, पक्के मकान कहीं नहीं थे। वहाँ पे हर जगह कच्चे मकान ही थे, बहुत कम थे जहाँ पे पक्के मकान मिल रहे थे। और उस कस्बे के अंदर क्या था, लड़कों का एक स्कूल लड़कों का था और एक लड़कियों का था। और फिर एक सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना भी था, और बिना छत वाले, ठीक है, छत नहीं थी, बिना छत वाले खुले एयर कंडीशनर। बच्चों, एयर कंडीशनर जो कहा गया है ना आपको इस पैराग्राफ में कि भाई एयर कंडीशनर होते, तो एयर कंडीशनर ऐसे कि भी उसमें छत तो लगनी थी, ठीक है, आएगी तो प्राकृतिक हवा के अकॉर्डिंग क्या थे, वो थे सिनेमा घर। कस्बे के प्रबंध के लिए नगर पालिका भी थी। नागरिकों की सुख सुविधा के लिए नगर पालिका अपने संसाधनों की सीमा में कुछ न कुछ विकास कार्य करती रहती थी। सड़कों को पक्की कराना, राहगीरों के लिए सुविधा के लिए पेशाब घर बनवाना। बच्चों, सुलभ शौचालय होते हैं ना, बस वो। कबूतरों के बैठने के लिए छतरियां लगवा देना तथा कभी कभी कवि सम्मेलन करा देना, ऐसे ही कार्य थे उस कस्बे में। कस्बे की नगर पालिका के सदस्यों के बोर्ड ने उत्साह में आकर या फिर बोर्ड के किसी अधिकारी ने, अभी कह रहे हैं कस्बे की नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने उत्साह में आकर के, कोई अपनी जोश में आकर के कर दिया कि वहाँ पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति संगमरमर समझते हो ना आप, मार्बल, उसकी मूर्ति बनवाती वहाँ। अब लेखक कह रहा है कि यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, ठीक है ना, वो इसी मूर्ति का किया जाएगा। जो वर्णन आपको यहाँ पे किया जा रहा है ना, जो चैप्टर हमारा बल्कि उस मूर्ति का नहीं, बल्कि उस मूर्ति के भी एक छोटे से पात्र का, उस मूर्ति के एक छोटे से पात्र के बारे में ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जाएगा। आगे देखिए पैराग्राफ 2। ये देखिए, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनाविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। फिर से देखो संदर्भ प्रसंग इसका। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के निर्माण के बारे में अपने अनुमान और कल्पनाएं प्रस्तुत कर रहा है। वह उन संभावित परिस्थितियों के बारे में कह रहा है जिसके रहते हुए वह मूर्ति निर्मित हुई होगी। व्याख्या देखेगी इसकी। नेताजी की मूर्ति के निर्माण के बारे में लेखक का कहना है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। नेताजी की मूर्ति के निर्माण के बारे में लेखक का कहना है कि मूर्ति कब, किसने और किससे बनवाई गई और लगवाई गई, यह ठीक बता पाना तो संभव नहीं, किंतु लगता है कि मूर्ति बनवाने वाले को देश के प्रसिद्ध मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, अन्यथा वे किसी अच्छे मूर्तिकार द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण कराते। ऐसा भी हो सकता है कि संगमरमर की सुंदर प्रतिमा बनवाने पर आने वाला खर्च नगर पालिका के बजट से बहुत अधिक बैठ रहा होगा। इस कारण बोर्ड का काफ़ी समय सोच विचार और पत्राचार करने में ही निकल गया होगा। इस बीच बोर्ड के प्रशासन का समय भी बीतने वाला होगा, अतः यह मूर्ति किसी आसपास के मूर्तिकार से ही बनवा ली गई होगी। लेखक का अनुमान था कि कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र कला अध्यापक द्वारा मूर्ति बनवा ली होगी। कला अध्यापक ने बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों को विश्वास दिलाया होगा कि वह मात्र 1 महीने के समय में मूर्ति बना डालेंगे। यही कारण था कि मूर्ति में कुछ खटकने वाली कमियां रह गई थी। अब बच्चों, अब मेरी बात सुनिए।
अब आगे इन्होंने क्या कहा है कि भाई इन्होंने जब मूर्ति को देखी थी तो आगे दूसरे पैराग्राफ के अंदर मूर्ति की चर्चा की जा रही है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये मूर्ति का जो बनाई है, बनवाने वाले ने ये सोचा होगा किसने बनवाई होगी, कब बनवाई होगी। भाई ठीक ठीक तो इसको बता पाना संभव नहीं था, किंतु ऐसे लग रहा है कि मूर्ति बनाने वालों को देश के अंदर जितने सारे मूर्तिकार हैं ना, कितने प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, उनके बारे में या तो पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, या फिर किसी अच्छे मूर्तिकार द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण कराते। अगर पता होता तो शायद हो सकता था कि कोई अच्छा मूर्तिकार होता है ना, उससे इस प्रतिमा को बनवाते, मतलब नेताजी की इस मूर्ति को उससे बनवाया जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई संगमरमर की सुंदर प्रतिमा बनवाने वाला आना खर्च, भाई हो सकता है संगमरमर मतलब मार्बल की अच्छी सुंदर प्रतिमा बनवाने के लिए, सुंदर प्रतिमा को बनवाने के लिए, मतलब सुंदर मूर्ति को बनवाने के लिए जो खर्चा लगता है वो नगर पालिका के ऊपर आ रहा होगा, या फिर हो सकता है नगर पालिका के बजट से बहुत ज़्यादा अधिक बैठा होगा। इस कारण भी बोर्ड ने काफ़ी सोच समझ के विचार करके पत्राचार करने में ही निकल गया होगा। तो इस बीच बोर्ड के प्रशासन का समय भी बीतने वाला होगा, अतः यह मूर्ति किसी आसपास के मूर्तिकार से बनवा ली गई होगी। तो लेखक का ये अनुमान था कि एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र कोई चित्रण, मतलब कला चित्रण होता है ना, कलाध्यापक, उससे मूर्ति बनवाई होगी। कलाध्यापक ने बोर्ड सदस्यों के अधिकारियों, ठीक है, कह रहे कला सदस्यों ने बोर्ड के अधिकारियों को विश्वास दिलाया होगा कि वह मात्र 1 महीने में मूर्ति बना डालेंगे। यही कारण था कि मूर्ति में कुछ खटकने वाली कमियां रह गई, कि भाई इस मूर्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, इसीलिए लेखक कितनी सोचा विचारी कर रहा है कि हो सकता है ये हुआ होगा, हो सकता है वो हुआ होगा, इसी प्रकार से खटकने लगी, क्योंकि वो मूर्ति की जो प्रतिमा थी वो ढंग से बनाई भी नहीं थी, इस वजह से। ठीक है बच्चों, आगे आपके आता है ना पैराग्राफ नंबर 3, ये वाला, ये हम पढ़ेंगे कल, आज नहीं। अब जो 2 मैंने आपको पढ़ाया है, अब मेरी बात सुनिए, ये जो 2 पैराग्राफ आपको मैंने करवाए ना गद्य वाक्य, ये दोनों आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है ना। आपकी कॉपी के अंदर आप करेंगे, सह प्रसंग इसकी आप व्याख्या भी लिख कर लाएंगे। लिखोगे तो तुम्हारे को ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा तो इसका प्रॉफिट भी तुम्हारे को ही जाएगा। अब आपके आगे आता है ये कि भाई आप लोग कितना कवर कर पाते हैं, ठीक है। जो बच्चा वर्क कंप्लीट कर लाएगा वो अच्छी तरह कवर कर रहा है, और जो बच्चा वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो अच्छी तरह कवर नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो इस वीडियो को ही नहीं देख रहा है, ठीक है। समझना आपको है पड़ेगा बच्चों। अगर आप लोगों को सच में अपनी पढ़ाई के अंदर कोई लॉस नहीं चाहिए तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें, और जो वर्क मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ प्लीज़ आप वो वर्क टाइम टू टाइम करते रहें। ओके 10th क्लास, बाय।